नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के संसाधनों का एक पूरा खाका है। ये कुछ एकेडमिक स्लाइड्स हैं, लेकिन असल में ये उस कहानी की बुनियाद है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इंजन कैसे चलता है। मतलब जमीन के नीचे छिपे खजानों से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली तक। बिल्कुल, इन स्लाइड्स में सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। हम देखेंगे कि प्रदेश के कुछ खास हिस्से ही क्यों खनिज संपदा से भरपूर हैं और इन खनिजों को निकालने के लिए नीतियां कैसे बनी, कैसे बदलीं और फिर कैसे इसी संपदा से राज्य को चलाने के लिए ऊर्जा पैदा की जाती है। आज हमारी कोशिश होगी कि इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन और ऊर्जा के इस नक्शे में कौन सी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उन संस्थाओं और नीतियों को समझेंगे जो पूरे खनन के खेल को नियंत्रित करती हैं। फिर हम गोता लगाएंगे असल खजाने में कि कौन सा खनिज कहाँ मिलता है। इसके बाद हम ऊर्जा के क्षेत्र में आएंगे और देखेंगे कि बिजली बनाने और उसे हम तक पहुंचाने का सिस्टम कैसे काम करता है। और अंत में हम कोयले से लेकर पानी, परमाणु और सूरज की रोशनी तक ऊर्जा के हर स्रोत पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नींव से। वो सरकारी संस्थाएं जो इन सभी प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख करती हैं। यहाँ 2 मुख्य विभागों का जिक्र है ना? हाँ, पहली संस्था है 1955 में बना भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय। आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी विभाग है जिसका काम है जमीन के नीचे झांककर पता लगाना कि कहाँ, क्या और कितना छिपा है। ये जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, नक्शे बनाते हैं। और दूसरी संस्था वो है 1974 में स्थापित हुआ राज्य खनिज विकास निगम। अब देखिए, पहले विभाग का काम खोज पर खत्म हो जाता है, इस निगम का काम वहां से शुरू होता है। इसका मकसद है खोजे गए खनिजों पर आधारित उद्योग लगवाना, उन्हें विकसित करना। 1 मिनट, तो सरकार ने 2 अलग-अलग संस्थाएं बनाई, एक सिर्फ खोजने के लिए और दूसरी उस खोज को उद्योग में बदलने के लिए। सुनने में तो ये बड़ा तार्किक लगता है, लेकिन क्या असल में ये इतना ही सहज है? अक्सर सरकारी विभागों में समन्वय ही तो एक बड़ी चुनौती होते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सैद्धांतिक रूप से ये एक अच्छी व्यवस्था है ताकि दोनों कामों पर विशेष ध्यान दिया जा सके, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन दोनों के बीच तालमेल ही सफलता की कुंजी है और इसी तालमेल को दिशा देने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। तो चलिए नीतियों पर आते हैं। प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई और उसने क्या बदला? पहली खनिज नीति आई दिसंबर 1998 में और इसने 2 बड़े बदलाव किए। पहला, इसने खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि अब खनन क्षेत्र को भी उद्योगों की तरह बैंक से कर्ज, सरकारी सब्सिडी, ये सब सुविधाएं मिल सकती थी। अच्छा, और दूसरा बड़ा बदलाव? दूसरा कदम बहुत रणनीतिक था। सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र यानी मिनरल रिच जोन्स घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब सरकार का सारा ध्यान, पैसा और संसाधन इन्हीं 12 जिलों पर केंद्रित होगा जहां सबसे ज्यादा संभावना थी। और हाल की नीति? जाहिर है समय के साथ चुनौतियां बदली होंगी। बिल्कुल। 30 मई 2017 को नई खनन नीति को मंजूरी मिली। इसका फोकस पूरी तरह से बदल गया था। अब जोर पारदर्शिता, ई गवर्नेंस और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर था। इसमें छोटे खनिजों जैसे बालू, मोरंग वगैरह के लाइसेंस देने के नियमों को भी बहुत स्पष्ट किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो सके। अब उन 12 खनिज बहुल जिलों पर आते हैं जिनका जिक्र 1998 की नीति में था। ये कौन से हैं और क्या इनमें कोई भौगोलिक पैटर्न दिखता है? जरूर। ये जिले हैं प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। और हाँ, इनमें एक बहुत स्पष्ट पैटर्न है। सहारनपुर को छोड़ दें तो बाकी सभी जिले प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में हैं, खासकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। ये वो पठारी इलाका है जो भूवैज्ञानिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और यही वजह है कि राज्य की लगभग सारी खनिज संपदा इसी पट्टी में केंद्रित है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खजाने में है क्या क्या। शुरुआत करते कोयले से, जो किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ईंधन है। उत्तर प्रदेश में कोयले का जिक्र आते ही सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। इसे प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं।
यहाँ गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें हैं, और आसान भाषा में कहें तो ये लाखों साल पुरानी चट्टानों की वो परतें हैं जिनमें भारत का ज्यादातर कोयला दबा हुआ है। बीना, ककरी, खड़िया जैसी कई बड़ी खदानें यही हैं। सोनभद्र का जिक्र बार बार आ रहा है, कोयले के साथ साथ या चूना पत्थर भी मिलता है? बिल्कुल। चूना पत्थर, जो सीमेंट उद्योग की जान है, वो भी मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ियों में मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि राज्य की बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां भी इन्हीं इलाकों में लगी हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। खदान से पत्थर निकलता है और सीधे बगल की फैक्ट्री में चला जाता है। आज के दौर में यूरेनियम जैसे रणनीतिक खनिज की बहुत चर्चा होती है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसके भंडार हैं? हाँ, ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार होने के संकेत मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही मात्रा कम हो। इसके अलावा एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत यानी बॉक्साइट चित्रकूट और चंदौली में मिलता है। और सोना हीरा, इसका जिक्र आते ही सबकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। हीरा मुख्य रूप से बांदा और मिर्जापुर के इलाकों में पाया जाता है। सोने की कहानी और भी रोचक है। यह दो तरह से मिलता है। पहला, शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में कणों के रूप में। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मतलब आज भी कोई शारदा या रामगंगा नदी के किनारे जाकर रेत छाने तो उसे सोना मिल सकता है? ये तो बिल्कुल किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, हालांकि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। व्यावसायिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोनभद्र का परसोई क्षेत्र और ललितपुर का बेरवार क्षेत्र। यहां चट्टानों में सोने के भंडार पाए गए हैं। इसी तरह तांबा भी ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में मिलता है। यहाँ एक और खनिज का जिक्र है, सिलिका सैंड या कांच बालू। इसका क्या महत्व है? इसका सीधा संबंध कांच उद्योग से है। अच्छी गुणवत्ता वाला कांच बनाने के लिए सिलिका सैंड अनिवार्य है, और इस मामले में प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र पूरे देश में मशहूर है। इसके अलावा चित्रकूट, बांदा और अलीगढ़ में भी ये मिलता है। इन बड़े खनिजों के अलावा भी एक लंबी सूची है, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, जिप्सम, संगमरमर। जी, ये दिखाता है कि प्रदेश में खनिजों की कितनी विविधता है। डोलोमाइट, जो स्टील उद्योग में काम आता है, सोनभद्र और बांदा में है। ग्रेनाइट, जिसका इस्तेमाल इमारतों में होता है, वो बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में मिलता है। बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। जिप्सम, जो सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जरूरी है, झांसी और हमीरपुर में है। और खूबसूरत संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। साधारण बालू के बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य दिया गया है। जो चीज हर जगह मिलती है, वो भी प्रदेश के कुछ जिलों में नहीं मिलती। हाँ, ये बहुत दिलचस्प अवलोकन है। साधारण बालू प्रदेश के लगभग हर जिले में नदियों के किनारे मिल जाती है, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां ये नहीं मिलती। हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी और जौनपुर। ये उन क्षेत्रों की विशेष भूसंरचना को दिखाता है। तो जमीन के नीचे तो काफी कुछ है, कोयला, चूना पत्थर, लोहा, सोना भी। लेकिन इस पूरे खजाने को निकालकर उद्योग में बदलने के लिए और लोगों के घरों तक रोशनी पहुंचाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो है ऊर्जा, बिजली। इस मामले में उत्तर प्रदेश की कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की कहानी विकास और सुधार की कहानी है। शुरुआत हुई 1959 में, जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यानी यूपीएसईबी का गठन हुआ। ये एक विशालकाय संस्था थी जो बिजली बनाने से लेकर उसे पूरे प्रदेश में भेजने और फिर घर तक पहुंचाकर बिल वसूलने तक सारा काम खुद करती थी। लेकिन फिर इसमें सुधार की जरूरत महसूस हुई। बहुत ज्यादा। एक ही संस्था पर इतना बोझ होने से कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। इसलिए 1999 के विद्युत सुधार अधिनियम के तहत इस विशाल संस्था को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसे ऐसे समझिए, एक कंपनी का काम सिर्फ बिजली बनाना हो गया, यानी उत्पादन निगम। दूसरी कंपनी का काम उस बिजली को हाई टेंशन हाईवे पर एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना हो गया, यानी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। और तीसरी कंपनी उस हाईवे से बिजली लेकर उसे आपके मोहल्ले की गलियों में घर घर तक पहुंचाने लगी, यानी पावर कॉर्पोरेशन या वितरण कंपनी। काम का ये बंटवारा तो समझ आता है। क्या व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ किया गया? हाँ, 1999 में ही एक नियामक आयोग बनाया गया, यूपीईआरसी। यह एक तरह से इस क्षेत्र का रेफरी है, जो बिजली की दरें तय करता है और कंपनियों के कामकाज पर नजर रखता है। इसके अलावा वितरण व्यवस्था को और सुधारने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल भी लाया गया, जिसकी शुरुआत 2010 में आगरा शहर से हुई। चलिए, अब उत्पादन पर आते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
आज भी प्रदेश में बिजली उत्पादन में ताप विद्युत यानी कोयले से बनने वाली बिजली का दबदबा है। राज्य के अपने उत्पादन निगम के कई प्लांट हैं। इनमें सबसे पुराना है अलीगढ़ का हरदुआगंज प्लांट, जो 1942 में बना था। लेकिन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्लांट सोनभद्र में हैं, ओबरा और अनपरा। झांसी में परीक्षा और कानपुर में पंकी भी बड़े नाम हैं। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि सबसे बड़े प्लांट सोनभद्र में है, जहां कोयला भी मिलता है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति है। खदान के पास पावर प्लांट लगाने से कोयले को ढोकर लाने का खर्च और समय दोनों बचता है। इसीलिए तो सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी की भी यहाँ बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है। एनटीपीसी के 10 प्लांट प्रदेश में हैं, जिनमें से 7 चल रहे हैं और 3 बन रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनटीपीसी यहाँ दोनों तरह की तकनीक का इस्तेमाल करती है। कोयले पर चलने वाले प्लांट सिंगरौली, रेहंद, ऊंचाहार और टांडा में हैं। वहीं गैस से चलने वाले आधुनिक प्लांट औरैया, आंवला और दादरी में हैं। और निजी क्षेत्र की क्या स्थिति है? निजी क्षेत्र ने भी बड़ा निवेश किया है। शाहजहांपुर में रिलायंस ग्रुप का रोजा पावर प्लांट है और ललितपुर में बजाज ग्रुप का एक बड़ा प्लांट है। इसके अलावा प्रयागराज में मेजा प्लांट एनटीपीसी और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम है। और वहीं की 12 परियोजना जो पहले जेपी समूह की थी, अब रिलायंस के पास है। कोयले के बाद अब बात करते हैं पानी से बनने वाली बिजली की। जल विद्युत की क्या स्थिति है प्रदेश में? ताप विद्युत की तुलना में जल विद्युत का योगदान काफी कम है, लगभग 525 मेगावाट। लेकिन इसका अपना महत्व है क्योंकि ये ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में रेहंद नदी पर है, जो अकेले 300 मेगावाट बिजली पैदा करती है। और रेहंद के अलावा अन्य प्रमुख परियोजनाओं में सोनभद्र की ही ओबरा परियोजना है। ललितपुर और झांसी की सीमा पर बनी बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना और सहारनपुर में खारा परियोजना शामिल हैं। इनके अलावा उत्तराखंड के साथ टेहरी परियोजना में भी उत्तर प्रदेश एक भागीदार है। अब आते हैं ऊर्जा के तीसरे बड़े स्रोत पर, परमाणु ऊर्जा। इस मामले में उत्तर प्रदेश का देश के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बुलंदशहर का नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और यह देश के परमाणु ऊर्जा ग्रिड का एक अहम हिस्सा है। और अंत में भविष्य की ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा। इस दिशा में क्या हो रहा है? इस क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी है यूपी नेडा, जो 1983 से काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर प्रदेश की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। 2017 की सौर ऊर्जा नीति में 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ दिलचस्प कदम भी उठाए गए हैं, जैसा कि इन स्लाइड्स में दिखता है। हाँ, कुछ शहरों को मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद को सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अनोखे प्रथम भी हैं। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला बस स्टेशन लखनऊ के कैसरबाग में है। पहला ऐसा कलेक्ट्रेट भी लखनऊ में ही है। और सबसे दिलचस्प, प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट रिहंद बांध के जलाशय पर लगाया गया है। तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये जमीन पर लगे प्लांट से कैसे अलग है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खेती या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमती जमीन बच जाती है। पानी की सतह पर पैनल लगाने से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है और पानी की ठंडक से पैनल ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कुछ योजनाओं का भी जिक्र है। जी, ये योजनाएं दिखाती हैं कि फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं बल्कि आम आदमी तक बिजली पहुंचाने और ऊर्जा बचाने पर भी है। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने वाली कुसुम योजना है। 24 घंटे बिजली का लक्ष्य रखने वाली पावर फॉर ऑल योजना है। हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना है और बिजली की खपत कम करने के लिए सस्ते LED बल्ब देने वाली उजाला योजना है। तो इन सारी जानकारी को स्कौड़ी दे तो उत्तर प्रदेश के संसाधनों की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक तरफ दक्षिणी पठारी पट्टी में केंद्रित खनिज संपदा है, जो उद्योगों की नींव है, और दूसरी तरफ उस संपदा को इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा का एक विशाल और विविध नेटवर्क है, जिसमें आज भी कोयले का दबदबा है, लेकिन भविष्य सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों का है। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है समय के साथ हुआ विकास। 1955 का एक छोटा सा निदेशालय आज एक विस्तृत खनन नीति और ऑनलाइन सिस्टम में बदल चुका है। 1959 का एक विशालकाय बिजली बोर्ड आज उत्पादन,
पारेषण और वितरण की विशेषज्ञ कंपनियों में पड़ चुका है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक जरूरतों और तकनीक के साथ साथ शासन का तरीका भी लगातार बदलता है और विकसित होता है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता के लिए यहाँ सोचने वाली बात ये हो सकती है, ये जो विकास का पूरा खाका हमने देखा, जिसमें खदानें हैं, पावर प्लांट है, बांध है, इसका उस जमीन और वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है? एक तरफ विकास और ऊर्जा की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन साधना शायद इन संसाधनों के प्रबंधन की सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती है।